एन.के. जेमिसन के उपन्यास द फिफ्थ सीजन पर आज की इस गहरी बातचीत में स्वागत है। हमारे पास इस कमाल की किताब का एक सारांश है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है, क्यों इसने फैंटेसी की दुनिया में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसी किताब है जो आपको पकड़ लेती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो सचमुच मतलब लिटरली टूट रही है बार बार। कहानी की शुरुआत ही एक भयानक घटना से होती है। एक आदमी एक बहुत ताकतवर ओरोजीन पूरे महाद्वीप में यूं समझिए एक दरार डाल देता है। हाँ, और इससे शुरू हो जाता है वो जिसे वो लोग फिफ्थ सीजन कहते हैं। ये कोई मौसम नहीं, ये एक तबाही है, दुनिया का अंत लाने वाला भूचाल, राख की बारिश, सब कुछ। और ये पहली बार नहीं हो रहा। उस दुनिया के लिए जिसे स्टिलनेस कहते हैं, ये एक तरह का जाना पहचाना खतरा है, एक चक्र है। बिल्कुल। और इसी भयानक माहौल में हम 3 महिलाओं की जिंदगियों को फॉलो करते हैं। पहली है असून, एक माँ है जिसका बेटा हाल ही में मारा गया है और पति बेटी को लेकर भाग गया है। वो अपनी बेटी की तलाश में निकली है। बहुत दर्दनाक शुरुआत है। हाँ। फिर है दमाया, एक छोटी बच्ची जिसमें अचानक ओरोजीनी की शक्तियां जाग उठती हैं और समाज ओरोजीन से डरता है तो उसे घर से दूर एक जगह भेज दिया जाता है। फुलक्रम, ये नाम बार बार आता है। ये क्या है असल में? कोई स्कूल कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठोर क्रूर ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ ओरोजीन बच्चों को लाया जाता है ताकि उनकी शक्तियों को कंट्रोल किया जा सके और समाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या यूं कहें कि सिस्टम के लिए। अच्छा। और तीसरी है साइनाइड। वो फुलक्रम से निकली एक काबिल रैंक वाली ओरोजीन है। उसे एक बहुत शक्तिशाली, शायद सबसे शक्तिशाली ओरोजीन अलाबास्टर के साथ एक मिशन पे भेजा जाता है और इसी मिशन पर उसे फुलक्रम और इस दुनिया के कुछ बहुत ही काले राज पता चलते हैं। ओरोजीन, ये शब्द बहुत जरूरी है। मतलब वो लोग जिनमें ये अनोखी शक्ति है धरती को काबू करने की, भूकंप लाने या रोकने की। हाँ बिल्कुल, वो पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं। वो चाहे तो बड़े से बड़ा भूकंप रोक सकते हैं या ला सकते हैं। इसीलिए समाज उनसे इतना डरता है। रोगा कहकर उन्हें गाली दी जाती है, नफरत की जाती है। लेकिन फिर भी उनकी जरूरत पड़ती है। ये अजीब नहीं है? यही तो विडंबना है। फिफ्थ सीजन जैसी आपदाओं से बचने के लिए या उनका असर कम करने के लिए समाज को ओरोजीन चाहिए। फुलक्रम उन्हें ट्रेनिंग देकर कंट्रोल करके इसी काम में लगाता है। तो एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ निर्भरता। बहुत ही तनावपूर्ण रिश्ता है ये। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि एस्सुन, दमाया और साइनाइड, हाँ, कि वो तीनों अलग अलग औरतें नहीं है, वो एक ही औरत है। दमाया बच्ची है, साइनाइड उसकी जवानी का दौर है और एस्सुन वो औरत है जो वो बाद में बनती है। अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान, लेकिन है एक ही इंसान। क्या कहने! ये जानना तो कहानी को बिल्कुल पलट देता है। मतलब ये सिर्फ 3 अलग कहानियां नहीं है, ये एक ही औरत के जीवन के अलग अलग दर्दनाक पड़ाव हैं। बिल्कुल, ये उसकी पहचान के टूटने और बनने की कहानी है। उसके दर्द की, उसके गुस्से की, उसके सर्वाइवल की। उसका सफर सिर्फ बाहरी दुनिया की तबाही से बचना नहीं है, बल्कि अंदरूनी तबाही से उभरना भी है। अपनी बेटी को ढूंढना उसके लिए एक मकसद बन जाता है, जीने की वजह। और दूसरे किरदार भी तो हैं। आपने अलाबास्टर का जिक्र किया। हाँ, अलाबास्टर टेनरिंग, वो एक लेजेंड है, सबसे शक्तिशाली ओरोजीन, लेकिन साथ ही बहुत मोहभंग हो चुका है सिस्टम से। वो साइनाइड का मेंटर बनता है और उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई दिखाता है। उसी ने वो महाद्वीप तोड़ा था कहानी की शुरुआत में। अरे हाँ, वही था वो। और एक वो लड़का भी है, हुआ, एक रहस्यमयी लड़का जो एस्सुन को मिलता है। वो अजीब है, शांत है और बाद में पता चलता है कि वो इंसान नहीं है, वो एक स्टोन ईटर है। स्टोन ईटर्स, ये कौन है? पत्थर के बने जीव जैसे लगते हैं। हाँ, कुछ वैसे ही। वो बहुत पुराने हैं, धरती से गहरे जुड़े हुए। उनका क्या रोल है, उनकी क्या कहानी है, ये धीरे धीरे खुलता है। वो भी इस दुनिया का एक अहम हिस्सा है और शायद ओरोजीनी की कहानी से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया, स्टिलनेस, ये वाकई बहुत अनोखी है। सिर्फ सेटिंग नहीं लगती, जैसे आपने कहा, खुद एक किरदार है। लगातार खतरा, लगातार टूटने का डर। बिल्कुल, ये दुनिया सिर्फ खतरनाक नहीं है, ये बेरहम है। इसने समाज को वैसा ही बना दिया है।
हर वक्त अगले सीजन की तैयारी। जिंदगी का मतलब ही है किसी तरह बच जाना। और इसी माहौल में कहानी के जो गहरे विषय हैं वो उभर कर आते हैं। जैसे उत्पीड़न का विषय, आपने कहा ओरोजीन के साथ जैसा बर्ताव होता है। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली रूपक है। कई आलोचक मानते हैं कि ये असल दुनिया में होने वाले नस्लीय भेदभाव या व्यवस्थागत अन्याय का प्रतिबिंब है। ओरोजीनी को उनकी शक्तियों की वजह से जरूरी भी माना जाता है, पर साथ ही उन्हें अलग, खतरनाक, यहाँ तक कि गैर इंसानी समझा जाता है। उनका दमन होता है, उनका शोषण होता है। और सर्वाइवल का थीम तो है ही। पहचान का बदलना, पर्यावरण का विनाश, ये सब मुद्दे भी कहानी में बुने हुए हैं। जी, जेमिसन फैंटेसी जॉनर का इस्तेमाल करती हैं इन बहुत ही वास्तविक, बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करने के लिए। वो दिखाती हैं कि कैसे दमन के सिस्टम बनते हैं, कैसे लोग उनमें पिसते हैं और कैसे फिर भी कुछ लोग लड़ने का रास्ता खोज लेते हैं। और लिखने का अंदाज, वो सेकंड पर्सन नरेशन एसून के चैप्टर में तुम कहकर कहानी बताना, वो तो पाठक को सीधे कहानी के अंदर खींच लेता है। हाँ, वो बहुत बोल्ड चॉइस है। आप सिर्फ एसून के बारे में पढ़ नहीं रहे होते, आप जैसे एसून बन जाते हैं। उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी थकान, सब आप महसूस करते हैं। ये बहुत गहरा असर डालता है। और कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती है ना, 3 अलग-अलग टाइमलाइन है जो धीरे-धीरे जुड़ती हैं। बिल्कुल, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, और बीच बीच में दुनिया के इतिहास, मिथकों के अंश आते हैं। ये सब मिलकर कहानी को और भी रिच और कह सकते हैं बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। आपको ध्यान देना पड़ता है, टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है। शायद यही सब वजह है कि द 5th सीजन को इतनी ज्यादा सराहना मिली। 2016 का ह्यूगो अवार्ड बेस्ट नॉवेल के लिए, ये बहुत बड़ी बात है फैंटेसी और साइंस फिक्शन में। हाँ, और ये तो बस शुरुआत थी। जेमिसन पहली अफ्रीकी अमेरिकी लेखिका बनी जिन्होंने बेस्ट नॉवेल का ह्यूगो जीता, और फिर उन्होंने अगले 2 साल भी इसी सीरीज की अगली 2 किताबों के लिए ह्यूगो जीता। लगातार 3 साल, ये तो अभूतपूर्व है। सच में 3 ह्यूगो अवार्ड एक ही ट्रिलॉजी के लिए, कमाल है। इसने वाकई मॉडर्न फैंटेसी को फिर से परिभाषित करने में मदद की। दिखाया कि फैंटेसी सिर्फ पलायनवाद नहीं हो सकती, ये गंभीर, जरूरी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक भी हो सकती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, द 5th सीजन सिर्फ एक और फैंटेसी नॉवेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। दुनिया में जिंदा रहने की एक बेहद शक्तिशाली और अनोखी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, पढ़ने के काफी समय बाद तक आपके जहन में घूमती रहती है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्टिलनेस की उस दमनकारी, लगातार टूटती बिखरती दुनिया में सर्वाइवल और प्रतिरोध के जो तरीके या सबक मिलते हैं, क्या वो हमारी अपनी दुनिया की चुनौतियों को समझने में, चाहे वो सामाजिक हो या पर्यावरणीय, कोई रोशनी डाल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।